अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 100। वक्त बहुत कम है। डेविड की बातें कुछ ऐसी थी कि लैला वाकई सोच में पड़ गई। फिर उसने डेविड से पूछा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है डेविड अंकल, आपकी बातें कुछ हद तक सही हैं। तो अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि अगर आप मेरी जगह पर रहते तो क्या करते? क्या उन लोगों से अपना करियर बचाने के चक्कर में यूनियन के गरीब लोगों की पुकार अनसुनी कर देते? लैला के लहजे में तंज तो था ही, साथ ही क्यूरियोसिटी भी थी कि डेविड इस बात का क्या जवाब देता है। और वाकई डेविड लैला का ये सवाल सुनकर कुछ शर्मिंदा सा हो गया। उसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, आर्या पार से परे भी एक बीच का रास्ता होता है बेटा। लैला ने उन्हें देखते हुए पूछा, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वे रास्ता कौन सा है। लेकिन डेविड के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसे इस तरह खामोश देखकर लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ऐसा करती हूँ डेविड अंकल कि फिलहाल के लिए हंसराज के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बारे में इरादा छोड़ देती हूँ। मुझे इस बारे में कुछ लोगों से बात करनी होगी ताकि वो मुझे सही रास्ता दिखा सकें। ये कहते हुए लैला के मन में बस एक ही नाम था और वो इस बारे में श्योर थी कि उसे अपने इस सवाल का जवाब एक ही शख्स के पास मिलेगा। इतना कहकर लैला अपना पर्स उठाते हुए उठ खड़ी हुई। अभी वो डेविड अंकल से इजाजत लेकर जाने ही वाली थी कि तभी डेविड ने टेबल के ड्रॉर से एक एनवेलप निकालकर लैला को देते हुए कहा, बेटा आप उसी तरफ जा रहे हो, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। ये मेरा एक काम है, अगर आप रास्ते में से करते जाओ तो मेरी परेशानी कुछ कम होगी। लैला ने एनवेलप थामते हुए कहा, लेकिन इसे देना कहाँ है? तब डेविड ने पास ही रखे पेन और पेपर से एक एड्रेस लिखते हुए उसे थमाया और बोला, इस एनवेलप में कुछ पैसे हैं जो सुलोचना ताई को देने हैं। मैं खुद से चला जाता, लेकिन घर पर अचानक से कुछ मेहमान आ गए हैं, इसीलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना है। लैला ने एड्रेस को ध्यान से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं डेविड अंकल, मैं उन्हें ध्यान से दे दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लैला ने अपने पन से कहा और फिर वहां से निकल गई। टैक्सी वाले को सुलोचना ताई का एड्रेस समझाकर लैला ने सीट की बैक से अपना सिर टिका लिया। अब उसे रह रहकर बस यही ख्याल आ रहे थे कि आखिर हंसराज को उन जूनियर आर्टिस्ट की बात मानने के लिए या उन्हें पे करने के लिए कैसे राजी किया जाए। यही सोचते हुए वो सुलोचना ताई के घर पहुंच चुकी थी। ताई वहां एक छोटे से चौल में रहती थी। लैला ने दरवाजा खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही दरवाजे से किसी के बुरी तरह से खांसने की आवाज आने लगी। ये सुनकर लैला ने कुछ देर ठहरते हुए फिर से दोबारा नॉक किया। तब अंदर से एक कमजोर आवाज आई, दरवाजा खुला है। ये सुनकर लैला ने एक झटके में दरवाजे के पट खोल दिए। सामने एक पुरानी सी चारपाई पर सुलोचना ताई लेटी हुई थी। जैसे ही ताई की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने कहा, अरे लैला बेटिया, आओ आओ, आप यहाँ कैसे? तब लैला ने डेविड का दिया हुआ वो लिफाफा सुलोचना ताई की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये महीने के खर्च के पैसे हैं। डेविड अंकल अपने घर पर थोड़ा बिजी थे, इसलिए वो देने के लिए खुद नहीं आ सके। सुलोचना ताई ने एनवेलप थामते हुए मजाक भरे लहजे में कहा, मुझे तो लगा था डेविड इस बार भूल गया है। वैसे आपका शुक्रिया कि आप सिर्फ मुझे ये देने के लिए यहाँ तक आई। ये सुनकर लैला धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप अंकल डेविड को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। उन्हें लगातार खांसते हुए देखने के अलावा लैला को उनके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की चमक भी नजर आने लगी थी। सुलोचना ताई ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकालकर लैला को थमाते हुए बोली, डेविड को कहना कि साहब को मेरा ये मैसेज दे दे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, इसीलिए एक आखिरी बार साहब मुझसे मिल लें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक आखिरी बार उन्हें देखकर इतना सा सुकून पाना चाहती हूँ कि चैन से मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ सके।
ये कहते हुए सुलोचना ताई की आंखें भीगने लगी थीं। उनकी हालत देखकर लैला ने एकदम से उनका हाथ थामते हुए कहा, ताई आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं डेविड अंकल को आपका मैसेज दे दूंगी। वो साहब को आपकी बीमारी के बारे में बता देंगे और साहब आपसे मिल भी लेंगे। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए और दवाइयां लेते रहिए। ताई, सब ठीक हो जाएगा। दिलासे अच्छे तो लगते हैं बेटा, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। मुझे मालूम है कि साहब मुझसे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन न जाने क्यों फिर भी दिल को उनका इंतजार है। कहकर उन्होंने उस कागज की तरफ इशारा किया जो उन्होंने अभी अभी लैला को दिया था। न जाने क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि डेविड साहब तक मेरी बात ही नहीं पहुंचाता। वो नहीं चाहता कि मैं साहब से मिलूं। इसीलिए अच्छा हुआ कि आज आप आए हो। ये जो कागज है ना, इस पर साहब का नंबर लिखा हुआ है। क्या मेरे लिए आप इस नंबर पर कॉल करके साहब को मेरा मैसेज दे सकती हो? लैला ने एक सरसरी सी नजर उस कागज पर डाली और फिर सुलोचना ताई को दिलासे देती हुई बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सुलोचना ताई कि मैं आपके साहब को आपसे मिलने के लिए राजी कर सकूं। लैला सुलोचना ताई से ये वादा करके वहां से लौट आई। वहां से निकलकर लैला जब कबीर के घर पहुंची तो शाम ढलने लगी थी। जब कबीर ने लैला को अपने घर पर देखा तो वो भी हैरान रह गया। वो उसे लेकर स्टडी में आ गया। अपनी चेयर पर बैठे हुए उसने लैला को भी सामने बैठने का इशारा किया और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम यहाँ आई बहुत अच्छा लगा। बोलो कैसे आना हुआ? तब लैला ने धीरे से कहा, मैं यहाँ एक सिलसिले में आपकी राय जानने आई हूं। हाँ बताओ ना। कहते हुए कबीर पूरे ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। तब लैला ने प्रोड्यूसर हंसराज की पूरी बात कह सुनाई और फिर डेविड का डर भी। उसकी पूरी बात सुनकर कबीर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, डेविड ने कुछ भी गलत नहीं कहा लैला। इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है जहां हर बड़ा अपने से छोटे को कॉम्प्रोमाइज करवाता है। ये सुनकर लैला कुछ तड़पते हुए बोली, तो क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे उनकी परेशानी आसान की जा सके? कबीर ने कुछ सोचते हुए कहा, दुनिया हमेशा से ऐसे ही चलती आई है लैला। तो अगर इस दुनिया में हमें मजबूरों के साथ खड़ा होना है तो उसके लिए हमें बेहद मजबूत होने की जरूरत है। और किसी के अगेंस्ट जाने के लिए या तो तुम्हें इतना मजबूत होना होगा कि तुम कोई भी अंजाम झेलने के लिए खुद को तैयार रखो, या फिर उस मुद्दे को इतना स्मार्टली हैंडल करो कि तुम्हारा काम भी निकल जाए और तुम पर कोई आंच भी ना आए। लैला कबीर की बातें सुनते हुए सोच में पड़ गई थी। क्या वाकई हकदार को उसका हक दिलाना इतना ही मुश्किल काम है इस इंडस्ट्री में? कबीर को जब लगा कि उसने लैला के सवालों का जवाब दे दिया है, तब उसने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने सहगल वाली स्क्रिप्ट पढ़कर क्या फैसला लिया? लैला कबीर का सवाल सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक सी गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगी कबीर सर। ये सुनते ही कबीर के चेहरे पर नागवारी सी उभर आई थी। क्यों, क्या स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तुम्हें? लैला ने झट से इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, जितनी मैंने पढ़ी उस हिसाब से स्क्रिप्ट तो बेहद अच्छी है। और वैसे भी जिस स्टोरी को आपने सिलेक्ट कर लिया वो कोई आम सी स्टोरी तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या लैला? कबीर जैसे इम्पेशेंट हो रहा था, जबकि लैला को उसे यूं डायरेक्टली इनकार करने में एक झिझक सी हो रही थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, दरअसल उस दौरान मैंने माया कपूर की फिल्म के लिए हामी भर दी है, जो कि सुहासिनी पाहूजा की है, आपके बात करने से पहले ही। अब उससे तो मना नहीं कर सकते ना, इसीलिए ये फिल्म नहीं कर पाऊंगी मैं। कहकर लैला को कुछ सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन कबीर ये सुनते ही कुछ बेचैन सा हो उठा था। मगर उसने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, ओके, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन तुम इसके फायदे नहीं देख रही हो लैला। मैं मानता हूं कि तुम हमेशा पाहूजा की फिल्में प्रेफर करोगी, लेकिन कब तक? पाहूजा ने तुम्हें लॉन्च किया तो तुमने सुजॉय के लिए एक हिट फिल्म देकर अपना कर्ज चुका दिया है।
तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपना फायदा भी देखना चाहिए? लैला ने एकदम से इनकार करते हुए कहा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना फायदा भी देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज को कुछ फायदे या नुकसान से नहीं आंका जा सकता। कबीर ने जब देखा कि लैला अपनी बात पर ऐसे अडिग है तो उसने एकदम से बात बदलते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं सहगल को किसी और हीरोइन को लेने के लिए मना लूंगा। ये सुनते ही लैला ने चैन की सांस ली, वरना यहाँ आने से पहले उसे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था कि वो कबीर को कैसे मना करेगी। कुछ ही देर में लैला वहां से निकलकर घर की तरफ आ निकली। सुजॉय जब घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, इसीलिए वो हमेशा की तरह सबके सोने की वजह से धीरे धीरे चलता हुआ अपने कमरे में चला आया। उसका सिर कुछ घूम रहा था। बाहर से आए हुए एक दोस्त ने इंपोर्टेड विस्की के लिए पार्टी दी थी। सुजॉय ने सब लोगों के साथ मिलकर ड्रिंक तो कर लिया था, लेकिन वो अमूमन इतना नहीं पीता था, जबकि आज ज्यादा पैक होने की वजह से उसे कुछ ज्यादा नशा महसूस हो रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोलना चाहा, वो अंदर से बंद था। सुजॉय ने हैंडल को झंझोड़ते हुए जैसे खुद से कहा, ये जाम कैसे हो गया? अभी वो उसे खोलने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी अंदर से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई और उसके साथ एक हल्की सी घुटी घुटी चीख सुनाई दी। सुजॉय हड़बड़ाकर पीछे हट गया। तभी दरवाजा खुला और बाथरूम से जेनी निकली। उसने काफी डीप नेक गाउन पहन रखा था। एक हाथ से अपनी मोच वाले पैर को संभाले वो बड़ी मुश्किल से कमरे में आई। फिर सुजॉय के बेड पर बैठकर कराहती हुई आवाज में कहा, इतनी जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की कि मुझे डरा ही दिया। देखो फिर से चोट आ गई उसी पैर में। कहकर उसने गाउन का एक सिरा ऊपर करके एक बार फिर से अपना घुटना सुजॉय के सामने कर दिया, लेकिन सुजॉय उसकी चोट देखने के बजाय हैरान होते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे बाथरूम में क्या कर रही थी? ये कहते हुए सुजॉय जितना बौखलाया हुआ था, वहीं जेनी एकदम से गुस्से में आ गई। ओ कम ऑन सुजॉय, तुम तो ना ऐसे चौंक रहे हो जैसे मुझे नहीं कोई भूत देख लिया हो। यहां मुझे तुम्हारी वजह से एक बार फिर से चोट लग गई और कहते हुए उसने अपना पूरा ध्यान अब अपने घुटने पर लगा दिया था, लेकिन सुजॉय के चेहरे पर एकदम चट्टानों सी सख्ती थी। उसने उसी तरह सपाट लहजे में पूछा, ये क्या है जेनी, तुम यहाँ क्यों ना आ रही थी? कहते हुए उसका लहजा हल्का सा लड़खड़ा रहा था। तब जेनी ने कहा, मेरे कमरे के बाथरूम वाला शावर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं नहा लेती हूँ। कहते हुए उसने अपना मोच वाला पैर उठाकर बेड पर रख लिया और अब वो कुछ इस अंदाज में बैठी हुई थी कि उसके फ्रंट स्लिट वाले गाउन के निचले हिस्से से उसकी थाइस का आखिरी हिस्सा तक आसानी से देखा जा सकता था। एक पल को सुजॉय की नजर पड़ी और उसने एकदम तेजी से दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा देता हूँ। जेनी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ प्लीज, वरना तुम मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे। उसकी बात सुनकर सुजॉय नजरें झुकाए हुए ही उसके सामने आ गया और इधर जेनी ने भी जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से वो एकदम से लड़खड़ा सी गई और गिरने को हुई। सुजॉय ने ये देखा तो जल्दी से उसे गिरने से बचाने के लिए थाम लिया। जेनी अब सुजॉय के एकदम करीब थी, उसके सीने से लगी हुई। वो अपनी नशीली आंखों से सुजॉय की आंखों में कुछ अजीब से अंदाज में देखे जा रही थी। सुजॉय ने उससे नजरें चुराते हुए उसका हाथ थामा और अपने कंधे पर रखते हुए बोला, चलो अपने कमरे में। और फिर दरवाजा खोलते हुए वो जेनी को सहारा देकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। जेनी के कमरे के पास पहुंचकर सुजॉय ने जेनी का हाथ अपने कंधे से हटाया और फिर दरवाजा खोलते हुए बोला, जाओ अब। लेकिन जेनी ने जल्दी से कहा, अरे अब यहां तक ले आए हो तो कमरे में भी पहुंचा दो ना। मैं अगर चल पाती तो तुम्हें यहां तक भी छोड़ने को क्यों कहती। लेकिन सुजॉय को अब नशे की वजह से खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था।
मगर जेनी ने एक बार फिर से उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए थे। थक हार कर सुजॉय ने उसे एक बार फिर से थाम लिया और बेड की तरफ आ गया। बेड के पास पहुंचकर सुजॉय ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाना चाहा, लेकिन जेनी संभलने के चक्कर में उसके कंधे पर हाथ रखे हुए ही उसे लिए ही बेड पर जा गिरी। सुजॉय की बंद होती हुई आंखों ने बस इतना देखा कि जेनी कुछ घबराते हुए कह रही थी, मुझे छोड़ो सुजॉय। क्या सुजॉय का नशे में होना जेनी के लिए बन जाएगा वरदान? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।